हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 में सोशल स्टडीज़ से 11वां प्रैक्टिस सेट। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। पहला है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, या जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, या आचार्य विनोबा भावे ने किए थे, या फिर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा पहला नंबर सवाल का कि भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत से पर आधारित है। अभी जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित है, कली संवत पर आधारित है, या शक संवत पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर सवाल का जो प्रश्न आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर ये आधारित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे स्क्रीन पर। तो तीसरा सवाल है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर का जो रूपांकन हुआ है उनमें से मुख्य कौन लोग शामिल थे। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर है, एफ.एस. ग्राउसर और एगक है, आर.एफ. चिल्सोम एवं एच. इरविन है, या फिर जी. विटेट और स्विनफॉन है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो है वह नई दिल्ली का जो रूपांकन किया गया है, या जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था उसका जो डिज़ाइन मॉडल तैयार किया गया है, ये सब इन्हीं दो लोगों के द्वारा जो है तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। ये जो जनगण मन है, जनगण मन जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक अकेले ऐसे शख्सियत हैं जिनके द्वारा रचित राष्ट्रगान दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। एक हमारे भारत का है जो जनगण मन है, और एक अमार सोनार बंगला है जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। याद रखेंगे हम लोग कि ये जो है एक ही राष्ट्र, दो अलग अलग राष्ट्रों का राष्ट्रगान एक ही शख्स के द्वारा रचित है। तो ये जो पहली बार जनगण मन जो गाया गया था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है चौथा नंबर सवाल के लिए भी सबसे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। भारत में जो भारतीय सिविल सेवा की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है वह किन्हें जाता है। वह लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड कर्जन को जाता है, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसका जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत का जो प्रमुख श्रेय जाता है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, और ये है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम लोग इस कथन पर विचार करें, ध्यान देखें तो केवल कथन दो जो है वो सही है कि राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के लिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। और उसी वक्त जो है कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित हुई थी 1911 में ही। और 1911 की ही घटना है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको 1911 में ही रद्द किया गया है। तो 1911 जो ईस्वी है वो महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है। अगला सवाल है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। रक्षा विभाग था, या विदेश मामले व राष्ट्रमंडल से संबंध में थे, या खाद्य एवं कृषि विभाग था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि 1946 में
जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है 7वां नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका लिंक जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी की तैयारी बेहतर हो सके। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो ये जो कथन था ये लाला लाजपत राय का कथन था या भगत सिंह का कथन था या चंद्रशेखर आज़ाद का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए यह है ऑप्शन नंबर ए कि लाला लाजपत राय ने कहे थे आंदोलन के दौरान इन पर लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज की वजह से ही इनके अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ये इनका कथन था। 9वां नंबर सवाल क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है प्राचीन स्थल और सूची 2 में है पुरातत्वीय अवशेष लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और फिर बनवाली। तो इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो लोथल जो है ऑप्शन नंबर डी, लोथल से गोदीबारा की प्राप्ति हुई है। कालीबंगन है, कालीबंगन से जो है जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा है, धौलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से जो है पक्की मिट्टी की ईंट से बनी हुई हल्की प्रवृत्ति मिली है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सबसे जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात किया करते थे? कूट में उत्तर देना है। चांदी का आयात किया करते थे, टीन का आयात किया करते थे और सोना का आयात किया करते थे। इनमें से कौन कौन सी धातुओं का आयात जो है यह हड़प्पा वासी लोग किया करते थे? तो इसका जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है कि सोना, चांदी और टीन तीनों धातुओं का जो है आयात हड़प्पा के लोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को जो फल का ज्ञान नहीं था, जौ है, गेहूं है, चावल है या फिर तंबाकू है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि वैदिक काल के लोगों को जो फल का ज्ञान नहीं था या जो फसल का ज्ञान नहीं था वह है तंबाकू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? 12वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही जवाब क्या होगा? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इनमें से सबसे सही जो है वो क्रम कौन सा है? वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है या अरण्यक है या फिर उपनिषद, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण। तो इसका जो सबसे सही क्रम है पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि 16 महाजनपदों की जो सूची है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख या महाभारत में मिलता है या फिर यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है या फिर यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है या फिर यह संयुक्त निकाय में मिलता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि ये जो 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है हमें, यह कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय क्या है? तो यह जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, यानी यह बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ है, वल्लभी में, आबू में या फिर पावा में, यानी पावापुरी में किया गया है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि जो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किया गया है यह किया गया है वल्लभी में। प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ है पाटलिपुत्रा में। याद रखेंगे, द्वितीय वल्लभी में और प्रथम पाटलिपुत्रा में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस पे तो जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि मिलिंद इनके समकालीन नहीं है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन हुए हैं। या अगर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो शासक हुए हैं वह गौतम बुद्ध के समकालीन हुए हैं, तो वहाँ भी आएगा बिंबिसार और प्रसेनजीत जो है यह गौतम बुद्ध के समकालीन शासकों में से आते हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के जो सबसे अधिक सिक्के जारी हुए हैं
वह कुषाण काल में हुए हैं, गुप्त काल में हुए हैं, या मौर्य काल में हुए हैं, या फिर हिंद यवन काल में हुए हैं। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 16वां नंबर क्वेश्चन का, कि जो सिक्के जारी किए गए हैं, यह सबसे अधिक सिक्के जो है सोने के जो सबसे अधिक सिक्के हैं यह जारी किए गए हैं गुप्त काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। अगला है 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इसका जो सही जो है सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर कौन, तो इस हिसाब से हमें इसको लगाना है। 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा कि सबसे पहले, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे चंद्रगुप्त है, फिर प्रथम है, फिर समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर स्कंदगुप्त है, और ये 5वां जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से सबसे सही जवाब है 17वां नंबर के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यह क्रम में ही लिखा गया है। अगला है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। अब हम लोग जो है हिस्ट्री से ज्योग्राफी की ओर आ गए हैं। फिर हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यह वीडियो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है, शनि ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है, या फिर वरुण ग्रह को जाना जाता है। तो 18वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा कि लाल ग्रह के रूप में हम जिस ग्रह को जानते हैं वह ग्रह कौन है? वह ग्रह है क्या? तो वह ग्रह है मंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, मिरांडा है, या चंद्रमा है, या फिर गैनीमेड है। तो चंद्रमा जो है यह तो हमारे पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी रोशनी से हम लोग ये सभी जान रहे हैं। और अगर जो हम लोग बात करें कि जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें से किसका उपग्रह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। गैनीमेड उपग्रह जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? कौन सा ग्रह जो है वह सबसे ठंडा ग्रह है? तो अगर हम लोग ठंडा ग्रह की बात देखें तो ठंडा ग्रह उस हिसाब से होगा कि जो ग्रह सूर्य की दूरी के हिसाब से अधिक दूर होगा वह ग्रह ठंडा ग्रह होगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, तो हम ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य से वह तीसरी है, यानी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है। इसके बाद जो है बुध के बाद बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, तब पृथ्वी की स्थिति आती है। तो इस हिसाब से जो है पृथ्वी तो सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में जो आएगा वो आएगा नेपच्यून, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीज की प्रधानता होती है, या फिर सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, या फिर सिलिका और लोहा की प्रधानता होती है। तो मेंटल में पृथ्वी की जो ये है 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है, कोर, मेंटल, क्रोड, तो उसमें मेंटल में जिन तत्वों की प्रधानता होती है वो तत्व हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, यानी इसको हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह तत्व जो है कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, या फिर लोहा है, या पोटेशियम है। तो पृथ्वी के जो भूपरपट्टी है उस पर जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की अगर बात किया जाए तो सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से किनको जाना जाता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ये इंग्लिश वर्ड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। बीपीएससी इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है ताकि वो बच्चे जो हैं उसमें कंफ्यूज रहें। यह एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का वैज्ञानिक उपकरण है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है, हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक अक्षांश रेखा का नाम है। कौन सी अक्षांश रेखा का नाम है? तो इसको हिंदी में जानिए, हिंदी में इसको कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। तो यह कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा है तो कौन से गोलार्ध में होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से मकर रेखा को जानते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जो है यह कर्क रेखा को जानते हैं। कर्क रेखा जिस तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उसी प्रकार मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। अभी जो पृथ्वी की स्थिति है, अभी पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी पड़ रहा होगा, और 22 दिसंबर को जाकर के दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। इसी वजह से हम लोग की स्थिति चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। अगला सवाल है 24वां नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। 24वां नंबर सवाल के लिए सबसे करेक्ट आंसर कूट क्या मिलेगा? तो 24 के लिए जो सबसे करेक्ट कूट मिलेगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री, ये सभी अक्षांश है। क्या है ये सभी अक्षांश है, याद रखेंगे हम लोग, ये सारा जो है अक्षांश है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। उसके बाद जो है ये आर्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तर को, और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। अगर इस कूट के हिसाब से हम लोग आंसर सही देखें तो 24वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कि ए का बी ऑप्शन सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2 और ई का 1। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी 1 डिग्री अक्षांश जो है वह 11 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 111 किलोमीटर, या 21 किलोमीटर, या 121 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी का, तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और ऊपर में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जानेंगे, और नीचे 90 डिग्री जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव जानेंगे। तो इस बीच जो है यानी टोटल अगर हम लोग अक्षांश की ये देखें तो 190 + 90 180 हुए, और 180 या +1 0 डिग्री वाला 181 होते हैं। अगर ध्रुव को छोड़ दे तो 179, या ध्रुव को ले ले तो 181 बनता है अक्षांशों की संख्या। तो इस अक्षांश को अगर हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या के हिसाब से क्षेत्रफल निकाल लें, पूरी पृथ्वी का गोला का क्षेत्रफल से पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, और इस क्षेत्रफल को और इस डिग्री से हम लोग भाग दें तो जो सबसे सही जवाब आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 111 किलोमीटर पर जो है पर 1 डिग्री अक्षांश एक की डिस्टेंस की दूरी है 111 किलोमीटर। अगला सवाल है 26वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित रूप है? क्वार्टजाइट जो है यह चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, या फिर वित्तीय शैल का कायांतरित रूप है, या फिर बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, या शेल का? इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? तो अगर हम लोग इसमें सही जवाब ढूंढे तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि क्वार्टजाइट जो है यह बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या और पूर्णिमा को आता है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित होते हैं यानी एक रेखा में होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो उच्च ज्वार की स्थिति बनती है अमावस्या और पूर्णिमा 2 दिन बनती है। अमावस्या यानी जिस रात पूरी रात चांद दिखाई न दे, और पूर्णिमा जिस रात पूरी रात चांद दिखाई दे चमकता हुआ। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा को जो सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ये उच्च ज्वार की स्थिति बनती है, उसको किस नाम से जानते हैं? बृहत ज्वार के नाम से, अपवाती ज्वार,
या लघु ज्वार या दैनिक ज्वार। तो इसको बृहद ज्वार या इंग्लिश में स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि कौन निम्न में से कौन परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। नदी के द्वारा जो है डेल्टा का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए इसमें से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। नदी में बोझ की अधिक मात्रा का होना, मुहाने पर ज्वार भाटा से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, या फिर ये सारे जो है परिस्थितियां आवश्यक है ताकि नदी जो है वो ज्वार भाटा का निर्माण करे। तो 28वां नंबर सवाल के डेल्टा का निर्माण करे। 28वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि नदी में बोझ की अधिक मात्रा होना, मुहाने पर ज्वार भाटा से मुक्त होना और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, ये सभी मिल करके जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान, अब जो है हम लोग का सवाल आया है वह पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न आ गया है, यानी संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अब तक आपने चैनल पर नए हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और ये इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है बेहतर तैयारी कर सकें। इसमें है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना ली गई है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना यह कहाँ से ली गई है। फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटेन की संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब है कि यह जो संकल्पना ली गई है यह फ्रांस के संविधान से ली गई है। 30वां नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तीन प्रकार की जो है भारत में व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो है भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्थगन है, मौलिक अधिकार का स्थगन करके जो है आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है उसके भी स्थगन का प्रावधान है। तो इसके तहत जो है यह किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार के स्थगन का, यह आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या फ्रांस के। तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या निम्नलिखित में से किस भाग में की गई है। भाग संविधान में जब भारतीय संविधान हमारा निर्माण हुआ था तो उस समय भारत के संविधान में जो भागों की संख्या थी वह 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में संशोधन के पश्चात जो भागों की संख्या है वो 25 भाग है, याद रखेंगे हम लोग। तो इनमें से किस भाग में जो है कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है, भाग 2, 3, 4 या 5 में। तो भाग 2 में जो व्याख्या किया गया है हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। भाग 2 में नागरिकता संबंधित व्याख्या किया गया है। भाग 3 में जो व्याख्या किया गया है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में जो बताया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। और भाग 4 का एक उपबंध भी जोड़ा गया है 4A या 4 का क, जिसमें जो है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको बताया गया है। और भाग 5 में जो है वो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो अभी हम लोग इस पर पीछे जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह किस बात को बताता है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मूलभूत अधिकार भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और राज्य का मूलभूत कर्तव्य जो है वो 4A में, याद रखेंगे हमारा 4A में जो है मूलभूत कर्तव्य को निर्धारित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था। यह मांग जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि यह जो मांग किया गया था
यह मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले किया गया था 1938 में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि 34वां नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव था? तो इसका जो सबसे सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब जो है हमारा जो यह आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यह पश्चिम बंगाल से चुन करके गए थे, या मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन करके गए थे, या तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से चुन करके गए थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में ये निर्वाचन हुआ था वह पश्चिम बंगाल से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो सबसे सही जवाब है। इस प्रकार दोस्तों हमने इतिहास, भूगोल और फिर नागरिक यानी पोल साइंस में जो भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न था उसका 11वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।